जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची रही गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। समय परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप, प्रकार और प्रगटीकरण में जो तीव्रतम टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुए हैं, हम उन सभी परिवर्तन और बदलाव के साथ अपना तारतम्य रख सके, इस हेतु जरूरी है कि हम गुरुजनों, गुणीजनों से इन सभी विषयों पर जाने, समझे और अपने दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक जीवन में उसे अमल में लाकर सफल पत्रकारिता करें। इसलिए टीवी 27 न्यूज ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका विषय रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग है, यानी कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। इस विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु केजी सुरेश जी ने सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही मैनेजमेंट इन मीडिया विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अविनाश बाजपेयी वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा करने के लिए एचओडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर मोनिका वर्मा, साथ ही डॉक्टर लाल बहादुर ओझा ने लॉ एंड मीडिया के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में टीवी 27 न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एस.एन. मालविया और टीवी 27 न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्रथम चरण में ट्रेनिंग प्रोग्राम में पत्रकारिता और बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई तथा दूसरे चरण में जो पत्रकार बंधुओं के रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के लिए आयोजित किया गया था, जहां टीवी 27 न्यूज की जानबाज पत्रकार बंधुओं और टीवी 27 न्यूज की स्टाफ का सम्मान और अभिवादन किया गया, जिन्होंने हर विकटतम और विपरीत परिस्थितियों में अपने पत्रकारिता धर्म का अनुपालन कर संस्था को और स्वयं को गौरवान्वित किया है। देखिए तस्वीरें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम भारत के विख्यात पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में मास मीडिया के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षण है। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक रहे और सच्चे अर्थों में वे युगचारण माने जाते हैं। वे सच्चे देश प्रेमी थे। उन्हीं के इस शिक्षा के मंदिर में टीवी 27 न्यूज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें 100 से अधिक संवाददाताओं ने भाग लिया, जहां उन्हें रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग मुद्दे पर प्रशिक्षित किया गया।
टीवी27 न्यूज की आज के इस खास प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़किलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम का मान बढ़ाया। जब जब जनता मुख हुई, प्रकट सत्य की भूख हुई, लोकतंत्र में गौरवशाली पत्रकारिता अचूक हुई, पत्रकारिता अचूक हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अरुण जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया कर मंच पर आए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में टीवी27 की टीम का मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह प्रोग्राम आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर अविनाश वाजपेयी सर भी मौजूद हैं, डायरेक्टर जया सुरजानी मैडम भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका वर्मा भी मौजूद हैं यहाँ पर, और ओझा सर जो कि विश्वविद्यालय से ही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक हैं, पूर्व विद्यार्थी प्रकोष्ठ के हैं, वे भी मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी शुरुआत में जब आप सभी लोग नहीं आए थे, तो जब कोई नहीं था, तो उमेश जी ने यहाँ पर विश्वविद्यालय को थैंक्स कहा था और कोई सुन नहीं पाया था विश्वविद्यालय की ओर से। उमेश जी ने कहा तो फिर मुझे लगा कि तो मैं हार्दिक इस्तकबाल और स्वागत आप सभी का करता हूँ कि आप सभी यहाँ आए, और निश्चित तौर पर हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का और गर्व का क्षण है। आप सभी यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जाएंगे। माननीय कुलपति जी, कुलसचिव महोदय जी भी यहाँ पर आप सभी को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। टीवी27 न्यूज की आज के इस खास प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़किलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम का मान बढ़ाया। जब जब जनता मुख हुई, प्रकट सत्य की भूख हुई, लोकतंत्र में गौरवशाली पत्रकारिता अचूक हुई, पत्रकारिता अचूक हुई, और आज हम सभी उक्त पंक्तियों को साकार करते हुए रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, अपनी भूमिका तय करेंगे राष्ट्र निर्माण में, और साथ ही गौरवान्वित सम्मानित महसूस करेंगे अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रशस्ति पत्र पाकर। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। गुरु गोविंद देव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु देव बताए। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद यानी कि ईश्वर से भी ऊंचा है, बड़ा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिर्यसि, मित्र धन्य धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से करते हैं। राष्ट्रगान एक ऐसा गान है जो देशभक्ति की भावना हर भारतीय में भर देता है। यह सिर्फ हमारी भावना से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारा गौरव और सम्मान का प्रतीक है। तो चलिए हम सब मिलकर राष्ट्रगान का प्रारंभ करते हैं। विनती करती हूँ मैं आप सभी से कि आप सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डांस आप सभी के सामने पेश करने जा रही है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की छात्रा। तो आइए एक बहुत ही शानदार डांस के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस छात्रा का जो देशभक्ति पर हम सभी के सामने नृत्य करने जा रही है। छात्रा के लिए इसके नृत्य का भारत माता की जय हम सब कहते हैं, देश के वीर जवानों को नमन करते हैं, उन शहीदों की कुर्बानियों को सलाम करते हैं जो हमें अमन और चैन का जीवन देते हैं। अब मैं TV27 न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता सर से यह आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो मंच पर आए और कार्यक्रम को दिशा प्रदान करें। आदरणीय उमेश सर। धन्यवाद आदरणीय कुलसचिव महोदय, हमारे प्राध्यापकगण, हमारे गुरुजन। मैं तहे दिल से कुछ बोलूँ उसके पहले मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी का, आप सबका। आपने हमें अवसर दिया इस शानदार प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम कहीं भी किए जा सकते हैं, मंच लाखों हैं, पर यह इस मंच की किसी मंच के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह पत्रकारिता का मंदिर है, ये वह स्थान है जहाँ पर सरस्वती साक्षात विराजती हैं। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम जो है वो सीखने का ज़्यादा है, उत्सव का कम है। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम हिस्से में हम गुरुजनों से सीखेंगे पत्रकारिता के विषय में, पत्रकारिता में चल रहे बदलाव के विषय में, ताकि हम अपनी धार को पैनी कर सकें, अपनी कलम को और तेज कर सकें और अपनी आवाज़ को और बुलंद कर सकें। दूसरा हिस्सा है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का। निश्चित रूप से वो पत्रकार भाई जिन्होंने देश काल परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहे, डटे रहे और हर विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने प्रथम प्रभात की पहली खबर को पहुंचाया है जनमानस तक, उनको हम सम्मानित करने का हमें एक अवसर प्रदान होगा। हम सौभाग्यशाली महसूस करेंगे उनको सम्मानित करके। आज के प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि थे हमारे यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश किसी स्वास्थ्यवश कारणों से अभी नहीं आ पाए हैं, द्वितीय चरण में हिस्सेदारी लेंगे। तब तक आदरणीय कुल सचिव महोदय से हमारा निवेदन है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कि गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है पार्क में, उसने 2 तरह की गैस रखी हुई है, एक में हीलियम है, एक में सामान्य गैस है। और जब देखता है कि उसकी सामान्य सेल जो है एक एवरेज सेल जो होनी चाहिए वो औसत रूप से चल रही है, तब तो ठीक है, लेकिन जब उसकी औसत सेल डाउन होने लगती है तो वो अपने गुब्बारे में हीलियम भरता है और गुब्बारे को छोड़ देता है। हीलियम गैस चूँकि हल्की होती है, हवा से हल्की होती है, इसलिए वो गुब्बारा हवा में अंतरिक्ष में उड़ता है और विलीन हो जाता है। और जब वो उड़ता है तो छोटे बच्चों के मानसिक पटल पे क्यूरियोसिटी का कारण बन जाता है, उत्सुकता का, जिज्ञासा का कारण बनता है कि वो गुब्बारा जो उड़ रहा है वो मुझे भी चाहिए। वो जिज्ञासा कौतूहल जगाता है और उसकी सेल बढ़नी चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चों के मन में कौतूहल होता है और जिज्ञासा वसु आते हैं उस बैलून को खरीदने। रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, काला है। एक बच्चा आता है, बड़े सहज भाव से पूछता है गुब्बारा वाले से कि भैया ये बताओ, मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, क्या काले रंग का गुब्बारा मैं लूँगा तो क्या वो भी उड़ेगा? उसकी बात से बहुत ही द्रवित होकर वो गुब्बारा बोलता है कि मेरे बेटे, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि गुब्बारा किस कलर का है, महत्वपूर्ण यह है कि उसके अंदर भरा क्या है। जो डालेंगे उसी का परिणाम आएगा। आज हम यहाँ लेने आए हैं, यदि हम भरे हुए हैं तो हम कुछ ग्रहण न कर पाएंगे इन गुरुजनों से। हम सौभाग्यशाली हैं, हम यहाँ पर हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, गुरुजन हमें समय दे रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, उनकी ज़िंदगी का निचोड़, उनकी ज़िंदगी का अनुभव आज हमारे पास पहुँचेगा। जो उन्होंने 20 साल में कमाया है वो आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप वो लेके जाइए, हीलियम गैस लेके जाइए, सामान्य गैस लेके मत जाइए, ताकि आप अंतरिक्ष में उड़ सकें और लोग कतूहल बस देख सके वो गुब्बारा कौन है। धन्यवाद। धन्यवाद।
पत्रकारिता के इस मंदिर में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने हमें यह अवसर प्रदान किया T27 न्यूज़ का प्रोग्राम करने के लिए। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का तालियों से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक झलक और एक प्रयास यह समझने का कि कौन है पत्रकार, क्या है पत्रकारिता, पत्रकार का महत्व हमारे जीवन में क्या है। इसके लिए TV27 न्यूज़ की टीम ने एक छोटा सा प्रयास किया है बताने का। चलिए देखते हैं। पत्रकार की एक कविता है, सच्ची और सत्य की राह दिखाने वाली, कलम से लिखा हर शब्द समाज को जागरूक करने वाला। खबरों का सफर यूं ही चलता रहे, देश की आवाज़ उठती रहे, पत्रकारिता की शक्ति से सजग, सच्चाई का परचम लहराता रहे, सच्चाई का परचम लहराता रहे। चलिए देखते हैं TV27 न्यूज़ का ये छोटा सा प्रयास। हमारे आसपास के छोटे बड़े शहरों में, अलग अलग राज्यों में या फिर देशों दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के कारण ही मिलती है। हम पत्रकारिता के कारण ही देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से, घटनाओं से परिचित रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसकी पत्रकारिता का महत्व आखिर क्या है। पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें विभिन्न तत्वों की जानकारी प्रदान करती है। यह समाचार, खेल, विज्ञान, साहित्य, राजनीति और बहुत कुछ के बारे में हमें जानकारी देती है। पत्रकारों का कार्य न केवल समाचार देना होता है, बल्कि वे भी समाचार को विश्लेषण करते हैं और उसके पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे सार्वजनिक दरबार में लोगों की आवाज को उठाते हैं और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और समर्पित क्षेत्र है जो हमारे समाज में विकास में मदद करता है। पत्रकारिता लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारिता के माध्यम से हमें सरकार की कार्यवाही, नीतियां और समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम समाज को सही और सच्चाई का पता चलता है और लोगों के अधिकार और मुद्दों को उजागर किया जा सकता है। पत्रकारिता समझदारी और जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है। इससे पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। पत्रकारिता को हम मीडिया भी कहते हैं, जो किसी भी रूप में हो सकती है। यह न्यूज़ चैनल भी होता है, डिजिटल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया भी और अन्य किसी माध्यम की मीडिया भी। आपको बता दें, एक तरह से वह हर व्यक्ति जो लोगों तक समाचार पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह मीडिया अर्थात पत्रकारिता का भाग होता है। वही आजकल पत्रकारिता बहुत बदल गई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से लोगों के पास अब न्यूज़ और जानकारी का आसान और तेजी से एक्सेस हो गया है। लोग अब अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से न्यूज़ आर्टिकल, वीडियो और लाइव अपडेट तक पहुंच सकते हैं। इससे पत्रकारिता की रीच और प्रभाव भी बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का भी सामना पत्रकारों को करना पड़ता है। आज TV27 न्यूज़ ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से आप सभी के लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसका विषय रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग है, यानी कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संचार पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु KG सुरेश जी। साथ ही मैनेजमेंट इन मीडिया विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अविनाश बाजपेयी जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा करने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के HOD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर मोनिका वर्मा जी हमें मार्गदर्शन करेगी। साथ ही डॉक्टर लाल बहादुर ओझा जी हमें लॉ एंड मीडिया के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्रथम सोपान मैनेजमेंट इन मीडिया विषय पर हमें ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए मंच पर
मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय आदरणीय डॉक्टर अविनाश वाजपेयी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अविनाश वाजपेयी जी का। धन्यवाद। आज ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच टीवी 27 से उपस्थित वाइस प्रेसिडेंट माननीय उमेश जी, टीवी 27 से पधारे श्री राजन मेहता जी, नीरज श्रीवास्तव जी, हमारे विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष, डीन एकेडमिक्स, अन्य प्राध्यापक साथी, अन्य हमारे तकनीकी टीम के सदस्य और आप मध्य प्रदेश से पधारे विभिन्न जिलों से टीवी 27 के रिपोर्टर्स। मुझे लगता है कि इस तरीके की कार्यशालाओं की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग जो फील्ड में सीखते हैं, कहीं ना कहीं सैद्धांतिक और फील्ड का जो अंतर है, इस तरीके की कार्यशालाएं उनको पूरा करने का काम करती हैं। हम लोगों का प्रयास भी होता है, जब हम सैद्धांतिक कक्षाओं में जाते हैं, विद्यार्थियों को कक्षाओं में अध्यापन कार्य करा रहे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री से लोग आएँ और इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है उसको हम फिल करने का प्रयास करते हैं। तो मैं माननीय कुलपति जी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आगे हम एक इसका रिवर्स करेंगे, जिसमें आप लोग जो अनुभव है, जिनको फील्ड का अनुभव है, वो आके हमारे विद्यार्थियों को उस तरीके की कक्षाएं लेंगे और उनको अपने फील्ड के अनुभव साझा करेंगे। तो ये इस तरीके से एक्सचेंज प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए। इससे आप भी अपडेट होते हैं और हम लोग भी अपडेट होते हैं और हमारे विद्यार्थी भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। मैं आप सबका पहले तो बहुत स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं टीवी 27 की टीम का, कि आपने, जैसा अभी उमेश जी बता रहे थे कि हमने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को क्यों चुना, तो इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय का चयन किया। और मुझे अभी बताया गया कि इसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के ही विद्यार्थी हैं और हमारे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व टीवी 27 में करते हैं। तो इस तरीके से आपने हमें चुना, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और विश्वविद्यालय आपको हर संभव प्रयास रहेगा कि हम आपको हर संभव सहयोग आगे भी करते रहें। जो आपके द्वारा विषय लिया गया है, ये बहुत अच्छा विषय है, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। हम लोग हमेशा जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं और हम हमेशा एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, समाज में इस तबके ने ये कर दिया, इस तबके ने ये कर दिया। लेकिन हमें इसे और सोचना भी चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है। तो अगर मीडिया खुद बैठ के इस चीज़ की चिंता कर रहा है और इस चीज़ पे चर्चा कर रहा है कि राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर हम लोग यहाँ पर आज पूरे दिन लगभग इस पर चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जिसमें हम लोग उसको अपने कैरियर में, अपने नौकरी में, अपने उसमें भी हम इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। अभी सुरेश सर को मैं सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो मिशन से लेकर प्रोफेशन तक की यात्रा। इसको मैं भी मानता हूँ, हम कक्षा में हमेशा पढ़ाते हैं कि ठीक है, उस समय एक मिशन की ज़रूरत थी और मीडिया ने अपनी भूमिका एक मिशन मोड में काम किया और बहुत अच्छे से निभाई, क्योंकि उस समय हमें आज़ादी चाहिए थी। अगर आज़ादी का विषय था तो हम लोग एकजुट हुए और हमने पत्रकारिता के माध्यम से वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आवश्यक नहीं है कि हम बॉर्डर पर जो एक सैनिक हमारा काम कर रहा है, हम जरूरी नहीं है कि हम सब बंदूक लेकर उस बॉर्डर पर जाएं और अपना काम करें। हम जहां पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जो काम हमें दिया गया है, अगर हम उसको बहुत ईमानदारी से पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो पत्रकार साथी हैं, अगर हम शिक्षक हैं, आप पत्रकार हैं और हम लोग अपना अपना जो भी हमें काम सौंपा गया है, हम उसको बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, तो हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए आज बहुत ज़रूरी, आज हमें पत्रकारिता में क्या करना है और क्यों ना हो, प्रोफेशन क्यों ना हो। आज क्या पत्रकार वही बेचारा कहलाने के लिए मजबूर है कि एक कुछ समाज में ऐसे प्रोफेशन है जिनको बेचारा ही इसे जाना जाता है। शिक्षक बेचारा, तो शिक्षक है बेचारा है, पत्रकार है थोड़ा सा लोग, क्यों ना हो। आज हमारा पत्रकार भी समाज में रहता है, उसकी भी वही आवश्यकता है जो बाकी लोगों की है।
तो वो भी अपना उस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल वो ज़िंदगी जीना चाहिए उसको, और उस तरीके से वो काम कर रहा है। आज हमारे पास बहुत सारी दूसरी तरीके की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, स्वच्छता है, इसको लेकर हमारे पत्रकार बंधु, अभी हमने देखा कोरोना में क्या हुआ, और ये बात बिल्कुल आप लोगों को भी हमेशा बताई गई, कभी भी मीडिया का रोल ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बीच में बहुत विषय आए कि साहब प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा, डिजिटल मीडिया आया तो उन्होंने बोला प्रिंट मीडिया तो गया एकदम, कहीं नहीं ख़त्म हुआ। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। तो वो कोरोना काल में भी हमने देखा, जब एक समय था कि पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया खासतौर से कहाँ चला गया, लेकिन वापस से उसने रिवाइव किया। और ये इसके लिए इसका श्रेय हम सब आप पत्रकारों को ही जाता है कि उन्होंने वापस से, क्योंकि आज पाठक वही पढ़ेगा जो उसके मतलब की चीज़ है। अगर हम उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाएगा। आज अगर सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे भी लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनको जो देखना है वहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो परोसा जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं। तो पत्रकार बंधु अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसीलिए पत्रकारिता कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो। इसके बाद द्वितीय सोपान मैनेजमेंट इन मीडिया विषय पर हमें ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर मोनिका वर्मा जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर मोनिका वर्मा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। एशिया के पहले और भारत के सबसे बड़े पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। मंचासीन हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अविनाश वाजपेयी जी, डॉक्टर लाल बहादुर ओझा, डॉक्टर जया मैडम, टीवी 27 से पधारे हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट उमेश जी, रंजन जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मुझे जो विषय दिया गया आप सबके समक्ष रखने के लिए, वो एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रोल इन नेशन बिल्डिंग। आप और हम सभी उसी एक ही दौर में हैं जहां पर हम, जैसा कि हमारे रजिस्ट्रार ने कहा, हम छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा रहे हैं, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बारीकियों के बारे में बता रहे हैं और आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आई एम ऑनर्ड टू एड्रेस दिस गैदरिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टॉपिक एंड हम सभी जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हम सबकी लाइफ को एक रिवॉल्यूशन प्रदान किया है, और ये रिवॉल्यूशन है हमारे आज के संचार की पद्धति का। रिवॉल्यूशन है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, रिवॉल्यूशन है कि हम किस तरीके से जानकारियों को डिसैमिनेट, इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करते हैं। अभी 26 जुलाई को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक क्वेश्चन के आंसर में कहा, और उन्होंने जवाब दिया कि यू कैन चेक ऑन आवर वेब पोर्टल ऑल्सो, कि हम केवल 399 न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक चैनल को परमिशन दे रहे हैं और 3700 डिजिटल न्यूज़ चैनल्स को हमने परमिशन दिया है, एंड दे आर ऑन आवर वेबसाइट, देयर लिस्ट इज़ ऑन ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट। देखिए, ये जो भी चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के संसद में होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स में होती हैं या हमारे विश्वविद्यालय में होती हैं, सबसे प्रमुख बात यही हमारे सामने आती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज किया। इसके साथ साथ ही एक होल लैंडस्केप को बदला। 2021 के बाद जब कोरोना आया और कोरोना के बाद हम दोबारा फिजिकल मोड में आए, तो होल लैंडस्केप गॉट चेंज्ड, जिसमें जर्नलिज्म को भी चेंज होना पड़ा, बदलना पड़ा, पत्रकारिता को भी अपने तरीक़ों या हम कहें इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के तरीक़ों को बदलना पड़ा, एंड ऑडियंसेस ने भी किस तरीके से उसको कंज्यूम करना, हमें किस पोर्टल का न्यूज़, किस चैनल का न्यूज़ कंज्यूम करना, किस समय पे करना, ये भी तय किया। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी ने
इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर एवरी टाइम का चांस दिया, तो ऑडियंस के पास भी चांस था कि हम कब उसको लेंगे, ये अब हमारा समय तय करेगा। हाउएवर ये एक बड़ी पावर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास आई ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस, परंतु इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि व्हेन द पावर कम्स देन द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे शिक्षकों के ऊपर नहीं, बल्कि आप सब जो मीडिया में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य कर रहे हैं, आप सबकी भी वो जिम्मेदारी बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सबसे बड़ा संकट अभी इस समय हमें सबको समझ में आता है, वो है हमारा, जो कुलपति ने भी हमारे अपने व्याख्यान में कहा, फैक्ट्स। तो जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी चैनल के बैनर के तहत हम अपनी बात रख रहे हैं, वी शुड वेरीफाई द फैक्ट्स, वी शुड वेरीफाई आवर सोर्सेज, वी शुड ऑल्सो वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विच वी गॉट बिफोर वी डिसैमिनेट दैट टू द ऑडियंसेस। हम क्या प्रसारित करने जा रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने जा रहे हैं, उसके फैक्ट्स, उसके सोर्सेज, उस इंफॉर्मेशन का पहले वेरिफिकेशन हमारे द्वारा होना चाहिए। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे साथ ये भी चीज़ आती है, हम जो भी प्रसारण करें वो एक्यूरेट रहे, वो अनबायस्ड भी रहे और रिस्पेक्टफुल भी रहे टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी होगी, हमारा चैनल भारत के अंदर भारत के लोगों के लिए है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ देयर, इथनिक डाइवर्सिटी इज़ देयर, एंड मल्टीपल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। फर्दर अगर मुझे इस पे और ज़्यादा कुछ कहना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस फॉर्म में अपने आप को बदल रहा है, वो फॉर्म आप लोग प्रैक्टिस करके हमारे सामने लाते हैं, हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट उसको एज ए एग्जाम्पल लेता है और उसको सीखता है। द न्यू फॉर्म ऑफ द स्टोरी टेलिंग इनटू द जर्नलिज्म, इम्प्रेसिव जर्नलिज्म एंड एक्सपीरियंशियल जर्नलिज्म इज कमिंग इनटू द फील्ड इंस्टेड ऑफ द मिशन पत्रकारिता, जो हम अभी बात कर रहे थे। कुलपति ने भी कहा मिशन पत्रकारिता बहुत पीछे छूट गया, प्रोफेशनल पत्रकारिता आज आ गया, हम प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अंदर एम्बेडेड जर्नलिज्म के साथ साथ स्टोरी टेलिंग का एक न्यू फॉर्म भी हमारे सामने आया है। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल बहुत देर तक रिमोट क्लिक नहीं करता है ऑडियंस, जब तक वहाँ पर स्टोरी टेलिंग फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ रहा है। ऑडियंस इज टेकिंग इंटरेस्ट इनटू द न्यू फॉर्म विच इज स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल जर्नलिज्म एंड इम्प्रेसिव जर्नलिज्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना पावरफुल टूल है उतना ही बड़ा, हम अगर कहें तो उसके अंदर पोटेंशियल भी है। देयर इज़ ए ग्रेट पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद द ग्रेट पावरफुल टूल। जितना सक्षम टूल है, जितना सशक्त टूल है, उतना ही पोटेंशियल भी है। एंड इस पोटेंशियल को यदि हम सच्चाई को प्रमोट करने के लिए, एक्यूरेसी को सामने लाने के लिए या ट्रांसपेरेंसी से अपने प्रसारण को प्रस्तुत करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तो शायद हम सही में, जिसको हम कहते हैं कि हम उनकी वॉइस बन जाएंगे जो कि वॉइसलेस हैं। आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत बारीकी में चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगी, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ऑडियंस अपने आप में महसूस करता है। 393 न्यूज़ चैनल्स, 3700 डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स एंड मोर देन 900 चैनल्स, more than 3000 broadcastings and so many newspapers। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है उसके पास। अपनी इंफॉर्मेशन को आप कैसे इतना इंटरेस्टिंग, कैची एंड इम्प्रेसिव बना रहे हैं विद एक्यूरेट फैक्ट्स, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप ये कर देंगे, ऑडियंस आपके चैनल का दीवाना हो जाएगा। वो रिमोट को चेंज नहीं करेगा, वो उसी पे स्टिक रहेगा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सबने ये एक कार्यशाला
आयोजित की। आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। जो मेरे पास कुछ फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने रखे। इसके साथ ही मैं आप सबका विश्वविद्यालय में पुनः स्वागत करती हूँ और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका जी, आपने इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय पर हमें जानकारी दी। आपके विचारों ने हमें जागरूक किया है। आपने इस तकनीकी युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की है, जिससे हम सभी को नए दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। हम आपके ज्ञान की सराहना करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों के साथ मोनिका जी का धन्यवाद। इसके बाद तृतीय सोपान लॉ एंड मीडिया का है, जिसे डॉक्टर लाल बहादुर ओझा जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर लाल बहादुर ओझा, आप वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नोएडा परिसर में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जनसंचार विभाग भोपाल परिसर में पदस्थापित है। आपको पूरे ससम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर लाल बहादुर ओझा जी आज हम सभी को लॉ एंड मीडिया के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर लाल बहादुर ओझा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। विशेष रूप से हमारे जो शिक्षक बंधु, हमारे सीनियर्स यहाँ हैं और टीवी 27 के अधिकारीगण, आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन। सब लोग जगे हुए हैं। जैसा कि शुरू में बात हुई थी, तो आप मैं मान के चलता हूँ कि जो भी गैदरिंग बैठी हुई है उसमें कुछ लोग इनपुट में होंगे और कुछ लोग आउटपुट में होंगे। दोनों लोग हैं, दोनों का। देखिए, मीडिया, लॉ और एथिक्स, कितने लोग हैं जो कि पत्रकारिता पढ़ के आए हैं? हाथ उठा सकते हैं? ऊंचा उठाइए। बहुत मैंने प्रतिशत कम है पत्रकारिता पढ़ के आने वाले। आपने तो पढ़ा होगा। ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है लॉ और एथिक्स का। सब कुछ तो नहीं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। मैं आपके सामने 3 केस रखता हूँ, है ना, और इसको करना है। आपने बहुत सुन लिया है, थोड़ा सा करना है। पेन पेपर है सबके पास, बोलना नहीं है, अपना अपना काम करना, किसी से नहीं पूछना, ठीक है। एक घटना हुई है शहर में और उसमें जो लोग शामिल हैं वो नाबालिग हैं, ठीक है। जो लोग इसमें शामिल हैं नाबालिग हैं। उनमें से एक का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है अब्दुल, ठीक है। तो ये बात हो गई। घटना आप अपने से बुन सकते हैं। एक लाइन में इसकी न्यूज़ बनानी है, हेडिंग बनाते हैं ना, जिसमें कि शामिल हो, ठीक है। एक हो गया। दूसरा भी सुन लीजिए एक ही साथ। दूसरी घटना है कि यहीं पास में शहर के 2 जातियों के बीच संघर्ष हुआ है, चौधरी और पटेल। और दोनों ओर से चौधरियों में 4 लोग मारे गए हैं और पटेल की तरफ से 3 लोग मारे गए। इसकी भी आपको हेडलाइन है ना। हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ये जो सामने बैठे भैया, क्या नाम है? गजेंद्र जी ने उस केस में कि किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि नाबालिग हों, निश्चित रूप से आप कवरेज करने जाएंगे, नाम है ना। लेकिन अगर वो नाबालिग की उम्र क्या है? कितने साल? 18 साल के नीचे के लोग हैं तो उनकी आइडेंटिटी एक्सप्रेस नहीं करनी, आपको नाम बदल के बताना। ये जो है निजता का हनन था। उसके बाद कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी होते हैं, ये इसमें। दूसरा, जो समुदाय के बीच आजकल धड़ल्ले से अखबार हुए और ये मैं समझ सकता हूँ
हमारे चैनल, हमारे बच्चे जो है, हमारे विद्यार्थी आपके यहाँ भी गए होंगे और भी चैनल में इंटर्नशिप करने जाते है ना, और जब लौट के आते हैं और कभी ऐसा वाकया होता है तो हमें कहते हैं कि सर ने तो ऐसे सिखाया हुआ। तो ये जो आप फील्ड में हैं और हम लोग थ्योरी में हैं, इसका एक समन्वय होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है उसने जो हमें गाइडलाइन दी हुई है, जो नियम बताए हुए हैं, उसके मुताबिक आपको जातियों के नाम, मैंने क्या कहा कि जो एक नंबर बताए होंगे ना, ये भी हो सकता है कि चौधरी लोगों में 4 वाले हैं और पटेल लोगों में 5 वाले हैं। आप चौधरी समुदाय इस खबर को पढ़ के क्या करेंगे? होगा ना, अब फिर क्या होगा? तो आप क्या कर रहे हैं? आपका काम नेशन बिल्डिंग है। आपको जो सुविधाएं मिलती है, अलग नहीं है आप, फिर भी आपको तो सुविधाएं हैं। आप देश का कार्ड लटका के किसी भी कलेक्टर ऑफिस में, सचिवालय में, दफ्तर में कहीं भी जा सकते, किसी से बात कर सकते। क्यों आप प्रिविलेज हैं? ये काम आपको नहीं कर सकते क्योंकि आप जिम्मेवार हैं, आपको नियम कानून पता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी की मानहानि हो, कोई अपमानित हो, समुदाय में किसी तरह का विद्वेष या संघर्ष पैदा हो। आपका काम क्या है? जिन विषयों का संघर्ष है उसको कम करना, ऐसी चीजें दिखाना, ऐसी चीजें छापना, उन विषयों पर चर्चा करवाना जिससे कि उन समुदायों के बीच, लोगों के बीच वो चीज उभर कर आए, है ना। नहीं तो क्या है, हमें आजादी के सामने के समय तो हम लोग आजादी के पहले तो 2 धर्मों में बढ़ गए, फिर अब क्या होगा कि उन धर्मों के भीतर में बहुत सारे हैं, जैसे कि मैडम ने कहा हम लोग जो है विविधता वाले देश हैं। इवन एक पटेलों में भी बहुत सारी उनमें हैं और उनमें भी बहुत सारे हैं, और अंत तक ये जो बंटवारा जो जाता है। तो आप जब इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर आरोप लगाकर काम करेंगे तो मुश्किल है। तो हमें इससे बचना चाहिए, और उससे बचने का रास्ता जो है वहीं पे ये विषय आता है कि लॉ के जरिए हमें चलना चाहिए, या एक शब्द और इस्तेमाल होता है एथिक्स। वो हमें बताता है किसी भी ऐसी दुविधा में हम पड़े तो हम किताब खोल के देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या, ठीक है। हमारे बहुत एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं देश में, वो अक्सर इस बात को कोट करते हैं। आप सब जानते होंगे, पी साईनाथ का नाम सुना है ना। वो उनकी किताब है तीसरी फसल, उसको पढ़ना चाहिए। तो वो एक वाकया करते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है किसानों की आत्महत्या पर, है ना, अपने आप ही करते हैं आत्महत्या। तो अक्सर जो रिपोर्ट छपती थी किसानों की, जो खबरें उनके पहले, उनके काम से पहले, जब से ये अब तो सम्मान निधि हो गई है किसानों की, उसके पहले कर्ज माफी हुई थी, इसलिए सरकारों ने कर्ज माफ किया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत संघर्ष के बाद, और ये काम कैसे आया है? एक जमीनी पत्रकार के उस विषय को समझने से। जैसे आपने कहा इवेंट की रिपोर्टिंग, खबर और पत्रकारिता इवेंट में नहीं होती, और ना ही प्रेस रिलीज में। खबर जो है इवेंट के पीछे होती है, ठीक है। तो किसान आत्महत्या कर रहे थे और खबर चल रही थी, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए कोई के अपने प्रेम संबंध, ये ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे। किसी प्रोजेक्ट में काम किया, काम किया, और फिर जमीन पे देखी उसका बैकग्राउंड क्या है, गए वहां, ठीक है ना। जैसे कि अभी अपने देश में चल रहा है ना, जो बच्चे हैं आत्महत्याएं, तो सिंपल तरह पास नीट में नहीं हुआ आत्महत्या कर, या किसी और एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ आत्महत्या। ये रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती है, और जहां हमें चल के जाना पड़ता है। उस संदर्भ में मैं साइनाथ वाला केस बता था कि फिर उन्होंने देखा कि ये सारे किसान जो हैं, मूल तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो जो फसलों के लिए कर्जा ले रहे हैं, है ना, जिस
तरह से जिस उम्मीद में उनको वो होना चाहिए, उपज होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है और कर्ज में डूबे हुए हैं। और एक कर्ज में डूबे हुए आदमी के लिए न केवल पर्सनल रिलेशनशिप समस्या है बल्कि फैमिली समस्या हो जाती है और इसी कारण वो आत्महत्या। इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी TV27 न्यूज़ के वाइस चांसलर और कंसल्टिंग एडिटर उमेश सर से विनती करती हूँ कि वह मंच पर आकर हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। कार्यक्रम का प्रथम चरण अपने समापन पर है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुजनों का। मैं शुरू करूं ओझा सर से, जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल भाषा में यह हमें बताने की कोशिश करी कि हम पत्रकारिता करते हैं, खबरों का प्रसारण करते हैं, खबरों का कलेक्शन करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कानून है, जो संविधान से प्रेरित है, उसकी कितनी महती भूमिका है और हमें कैसे उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि खबरों का फैक्टीकरण, खबरों का सत्यता से वो कहीं उछल ना हो और वो प्रैक्टिकल बेस्ड में हो। मैं मोनिका मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने रोल ऑफ द नेशन बिल्डिंग के उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, हमें बताया और साथ में हमें भी समझने की ज़रूरत है कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू नहीं है तो निश्चित रूप से हम एक सख्त अच्छी पत्रकारिता, एक जो कॉम्पिटिटिव ईरा है उसका सामना नहीं कर सकते। उसके लिए धन्यवाद मोनिका मैम का। हमारे कुल सचिव महोदय ने बताया, जैसा कि उन्होंने बताया कि मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिससे उसको सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस लाए। मीडिया ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट उन्होंने कहा कि उसको हम लोगों ने चेंज किया और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक्चुअली हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप गुरुजनों का। राघवेंद्र जी बीजेपी मध्य प्रदेश कार्यालय के कार्यालय प्रमुख, भूतपूर्व अध्यक्ष बाल आयोग एवं TV27 न्यूज़ की CMD डॉक्टर LN मालविया जी एवं अन्य आदरणीय सभी नवांतुक महोदय का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम भारत के विख्यात पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी श्री माखनलाल चतुर्वेदी और संघर्षों का क्षेत्र जिसमें हर दिन किसी न किसी नई चुनौती का सामना एक पत्रकार को करना होता है, जहां खबरों को तलाशना, उनकी तह तक जाना, समाज की कुरीतियों, बुराइयों पर वैचारिक प्रहार करना, इन सब में एक पत्रकार कुछ इस कदर समर्पित होता है कि उसका निजी समय, उसका परिवार, त्योहार, सभी पर उसका कर्तव्य, उसका काम, उसकी पत्रकारिता भारी पड़ जाती है। पत्रकार के शब्द विचार सिर्फ उसके नहीं होते, वे होते हैं समाज के, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते भी हैं और दुश्वारियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाते हुए मुश्किलों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। जिस देश में दलित, पिछड़ा या चौकीदार बनने की होड़ हो, वहाँ पत्रकार बने रहना बहुत कठिन है। प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, शिक्षाविद, संस्था निर्माता, सामाजिक राजनीति का टिप्पणीकार एवं संचार राजनीतिकार है, जो एक किसान की तरह व्यस्त है बोने में क्रांति भी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उमेश जी और राजन जी ने ये प्रस्ताव लेकर आए कि हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने टीम के साथ आपके विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं। देखिए, ये विश्वविद्यालय जो है सिर्फ हमारा विश्वविद्यालय नहीं, देश भर के विश्वविद्यालय समाज से कट गए हैं। चाहे पत्रकारिता का विद्यार्थी हो या आम विद्यार्थी, वो जब इंडस्ट्री में जाता है तो उसको सबसे पहले बताया जाता है कि आपने अभी तक जो सीखा उसे भूल जाइए, अभी हम दोबारा सिखाते हैं आपको। तो जब भी हमारा विश्वविद्यालय की अगर एक पहचान बनी है पूरे भारतवर्ष में, तो वो इस कारण बनी है कि यहां लगातार उद्योग जगत के लोगों का आना जाना रहा है। हमारे हर BOS में पत्रकार हैं, हमारे जितने अतिथि शिक्षक हैं वो वर्तमान के पत्रकार हैं, पूर्व के नहीं।
पूर्व के पत्रकार तो कई शिक्षक बन के आ गए, लेकिन वर्तमान के पत्रकारों को लगातार बुलाया जाता है। थोड़ा सा मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में जरूर कहूँगा, पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ पहले अपने विश्वविद्यालय के बारे में 2 शब्द कहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कुलगुरु हूँ, इसलिए क्योंकि इस विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर भी मैं ही था, इसलिए विश्वविद्यालय के साथ कई दशकों का जुड़ाव है मेरा। ये विश्वविद्यालय पिछले 4 वर्षों में हम 3 नए परिसर में चले गए। ये बिशनखेड़ी का ये जो माखनपुरम परिसर है, यहाँ हम पिछले वर्ष हस्तांतरित हुए और देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसका लोकार्पण किया। यही नहीं, दद्दा की जो जन्मभूमि है माखन नगर या बाबई जिस नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय द्वारा एक पुस्तकालय संचालित है। और इस वर्ष से हमने एक नवाचार किया है कि बाबई में यानी माखन नगर में जो भी विद्यार्थी उत्कृष्ट होगा एक्सीलेंस स्कूल में, उसका पूरा छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय भरेगा। उसको पत्रकारिता का पूरा पाठ्यक्रम हमारे यहाँ से हम लोग सुविधा उसको प्रदान करेंगे। आप में से कई लोग तो जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अगर कंप्यूटर शिक्षा किसी संस्थान ने पहुंचा है तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने पहुंचा। हमारे विश्वविद्यालय ने देश में पहली बार BCA का AICTE अप्रूव्ड, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड पहला BCA प्रोग्राम हमने शुरू किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ जो है मीडिया का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो यहाँ नहीं सिखाया जाता 2022 में। और उसी समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सिनेमा अध्ययन विभाग, क्योंकि हमें लगा कि अगर कोई एक कमी हमारे विश्वविद्यालय में है, क्योंकि संचार का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो यहाँ नहीं सिखाया जाता। कुछ दिन पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए सांची में मुहूर्त शॉट के लिए एक मुंबई के फिल्म निर्माता मित्र ने बुलाया। मैं वहाँ गया, मुहूर्त शॉट क्लैप मार के दिया, बाहर निकला तो जितनी गाड़ियाँ ट्रकें लगी हुई थी वो सारे MH नंबर के थे। मैंने कहा कि फिल्म शूटिंग अपनी सांची में हो रही, लेकिन सारी गाड़ियां MH, देश एक है हमारा, हमारे देश की गाड़ी है, इस बात का नहीं, लेकिन सिर्फ MH नंबर क्यों भाई? ये हमने निदेशक से पूछा, उन्होंने कह दिया सर क्षमा कीजिएगा। मैंने कह दिया मेरा प्रदेश तो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है भाई, हैं? सबसे ज़्यादा फिल्म जगत को प्रोत्साहित करने वाला प्रदेश है, इतने कंसेशन मिलते हैं। और फिल्म फ्रेंडली इसलिए भी कि हमारे यहाँ शूटिंग होती है प्रदेश में, आप किसी और शहर में चले जाइए, वहाँ लोग शूटिंग होने नहीं देते हैं, लोगों को विदेशी लोकेशन देखना पड़ता है और यहाँ का रिक्रिएट करना पड़ता है। लेकिन बनारस में शूटिंग के लिए श्रीलंका में जाके बनारस तैयार करते हैं, सेट खड़ा करते हैं। लेकिन अपने प्रदेश में लोग आते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, झील में शूटिंग करते हैं और लोग जो आसपास के लोग हैं किसी को कोई मतलब नहीं। फिल्म फ्रेंडली पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर झांक के देख लेंगे, ये नहीं कि कोई एक्टर आ गया तो उसको घेर लेंगे, उसको फिल्म को रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। मस्त लोग हैं, कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया फिल्म फ्रेंडली क्या हो सकता है? और देश के बेहतरीन फिल्में यहाँ बन रही है, लेकिन अपने लोग हैं नहीं। तो उन्होंने कहा साहब माफ़ करना, आपके यहाँ अच्छे सिनेमाटोग्राफर नहीं है, आपके यहाँ अच्छे लाइन प्रोड्यूसर नहीं है। भोपाल में कुल मिला के 1 या 2 लाइन प्रोड्यूसर है, उन पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री निर्भर है। हमने कह दिया ऐसा तो हम बदलेंगे इस परिस्थिति, बाकी तो सरकार जाने अपना काम करेगी, लेकिन एक शैक्षणिक संस्था के नाते हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों की कमी आपको नहीं मिलेगी। और तब से लेकर हमने डिप्लोमा से लेकर PhD तक अपने विभाग के अंदर, और आज ये देश का सबसे बड़ा विभाग बन गया है मात्र 2 साल के अंदर। और पूरे देश से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं सिनेमा स्टडीज, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो यहाँ जितने भी अध्यापन जो हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है। तो कई हमारे प्रदेश के विद्यार्थी बंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं पत्रकारिता सीखने के लिए। तो हमने पूछा क्यों जा रहे हो भाई, माखनलाल में क्यों नहीं आ रहे हो, या अन्य प्रदेश में अन्य विभाग भी है उधर क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर इसलिए क्योंकि
अपने यहाँ सिर्फ हिंदी में होता है या द्विभाषी होता है, हमको अंग्रेजी कोर्स करना है। हमें कहते ऐसा तो ठीक है, अंग्रेजी आपको यहीं मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और हमने पहली बार सेल्फ फाइनेंस मोड के अंदर अंग्रेजी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी इधर शुरू हुआ, जो बहुत सफल कार्यक्रम कि आज देश भर के हिंदी समाचार पत्रों में आप जाओगे तो कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ पद तक जो बैठे हैं, संपादक जो बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं माखनलाल से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि भारत में जो आख्यान है उसको प्रभावित करने का काम मात्र हिंदी तक सीमित नहीं होगा, अंग्रेजी भाषा में भी माखनलाल का विद्यार्थी ही प्रभावित करेगा। इस उद्देश्य के साथ, इस राष्ट्रीयता के भाव में मैं क्यों ये बता रहा हूं, ये बताने के पीछे कारण ये है क्योंकि आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। हम दद्दा को इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि दद्दा बड़े प्रखर संपादक थे, लेखक थे, लेकिन उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। इसलिए एक आख्यान जो चल पड़ा था कि भाई पत्रकार तो निष्पक्ष होता है, पत्रकार को तो कोई राष्ट्रहित या ऐसा कोई हित का नहीं है, उसको तो जो दिखता है वही उसको रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है, ये दद्दा ने हमको बताया जब उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो पत्रकार है वो भी सबसे पहले इस देश का नागरिक है और उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रहित से बढ़कर कोई हित नहीं है, क्योंकि राष्ट्र नहीं है तो किस बात की पत्रकारिता। कई ऐसे मिसाल हमारे सामने आते हैं, उसका यह अर्थ नहीं है कतई कि हम पक्षकार बने, नहीं, पत्रकार ही बने, लेकिन पत्रकार होते हुए भी ये जरूर अवश्य स्मरण करें कि जो ये व्यापक राष्ट्रहित में है या नहीं, ये कार्य जो हो रहा है। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देश का सबसे स्वच्छ नगरी हमारे इंदौर है, सबसे स्वच्छ राजधानी हमारा भोपाल है, हम लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं। तो ये स्वच्छ भारत को संकुचित दृष्टि से देखने की क्या आवश्यकता है? ये स्वच्छ भारत तो पूरे भारत का है, ये मात्र किसी सरकार की योजना नहीं है, ये कोई सरकार का प्रचार नहीं है। अच्छे काम कोई भी करे, लेकिन अगर वो जनहित में है, लोकहित में है, लोक कल्याण में है और राष्ट्रहित में है, तो उसको हमें अवश्य जो है समर्थन करने की जरूरत है। जहां कमियां हैं, गलती है, उसको आलोचना भी करना हमारा दायित्व है। आलोचना करना कोई राष्ट्र के प्रति कोई विरोध नहीं है। माखनलाल जी के नाम पर और उनके विचारों के आधार पर जिस विश्वविद्यालय को चलाने का प्रण के.जे. सुरेश जी जैसे कुलगुरु ने लिया हो, और सौभाग्य और सौजन्य की बात है कि TV27 ने आज उसी संस्थान में अपनी टीम का, अपने पत्रकार साथियों को प्रशिक्षित करना और उनको प्रोत्साहित करना, इन दोनों का मंतव्य रखा हो, तो ऐसे में ना सिर्फ विश्वविद्यालय परिवार साधुवाद का पात्र है, अपितु पूरा TV27 परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में इस संस्थान के कुलगुरु आदरणीय के.जे. सुरेश जी, जिनके बहुत ही प्रासंगिक उद्बोधन को, और मैंने पहली बार इतने विस्तृत आपके उद्बोधन को सुना, और मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सटीक बात की और बहुत आनंदित हुए। तो ऐसे के.जे. सुरेश जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रमुख, और जिनसे मेरे गैर राजनीतिक संबंध हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी, वे स्वयं भी एक लंबे समय से पत्रकारिता के छात्र रहे हैं। पत्रकारिता उन्होंने अपने जीवन में रखी है। एक लंबे समय तक उन्होंने बाल आयोग की अध्यक्षता की, प्रचारक जीवन जिया। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व आज हम सबके मध्य हैं। TV27 समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय मालवीय जी, मेरे पास सदैव बड़े प्रेम से और बड़े अधिकार से जो आते हैं, ऐसे एडिटर इन चीफ आदरणीय उमेश जी, TV27 के पूरे परिवारजन, आप विश्वविद्यालय परिवार के विभाग अध्यक्ष, सभी फैकल्टीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों और बहनों,
देखिए, सबसे पहले तो जब कोई संस्थान अपने साथियों को प्रशिक्षित करने लगता है, उनको प्रोत्साहित करने लगता है, तो सबसे पहले तो वो बड़ा श्रेष्ठ कदम है और आज ये TV27 परिवार ने किया। निरंतर हम सुनते हैं कि मीडिया की भूमिका अब थोड़ी सी कमतर होती जा रही है और ऐसे समय में राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता की क्या भूमिका हो, अपने इस कार्यक्रम को इस प्रशिक्षण के साथ जोड़ना और भी ज़्यादा अभिनंदन का विषय है। जिस तरह से व्यक्तित्व के निर्माण में विचार की भूमिका होती है, मैं मानता हूं कि वही भूमिका राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता की होती है। हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक भी, कुछ विध्वंसकारी होते हैं, कुछ निर्माणाधीन भी होते हैं, पर हम सदैव उस सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा केजे सुरेश जी ने बताया कि सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। जिस तरह से आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप व्यवसायी हैं, आप एक समाज सेवी हैं, पर उससे परे जाके आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं और आपकी कोई भी भूमिका, आपका कोई भी दायित्व निर्वहन उससे परे नहीं हो सकता। और ऐसे में राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की जो भूमिका है वो सदैव महती रहेगी और पत्रकार वो विचार है जो समाज को चिंतन के लिए मजबूर करता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण केजे सुरेश जी ने दिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन विकसित देशों के पत्रकारिता ने, उन संस्थानों ने अपनी क्या भूमिका निभाई। 2005 में जब ब्रिटेन में वो अलकायदा का विस्फोट हुआ जहां पे सैकड़ों लोग मारे गए, मुझे याद नहीं आता कि आज भी इंटरनेट पर वो कटे हुए शवों की कोई आपको फोटो या चलचित्र मिल जाए, क्योंकि उनके लिए देश सर्वोपरि है। और किसी भी देश की जब विदेश नीति बनती है तो उसका क्या सबसे बड़ा लक्ष्य होता है? उसका लक्ष्य होता है उस देश के व्यापार को बढ़ाना। अगर विदेश नीति का कोई एक लक्ष्य है तो उस देश के व्यापार में वृद्धि करना, और इसके साथ साथ हम किस तरह से दूसरे देशों को अपने से कमतर दिखा सकते हैं। तो आज इस देश में जो एक नेगेटिव नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ये कहने की बात नहीं, ये उन विकसित देशों से निकला हुआ, पोषित हुआ, पल्लवित हुआ षड्यंत्र है जो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट बनकर छोड़ना चाहता है। और जब इस देश का पराक्रम आगे बढ़ता है, जब ये देश अपनी वैक्सीन का निर्माण करता है, तो वहीं से निकला हुआ एक विचार आता है जो इस देश के साइंटिस्ट के पराक्रम को अपमानित करने का प्रयास करता है। जब ये देश अपनी बंधी हुई जंजीरों को खोलता है और दूसरे देश में जाके सीधे सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो वहीं से उपजा हुआ विचार आता है और कहता है कि आप उस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दीजिए। और 26/11 पे जब हमला होता है तो जो आतंकवादी अंदर थे, हमारी पत्रकारिता जाने अनजाने में उनको लाइव टेलीकास्ट करती है कि बाहर क्या चल रहा है, उनको किस तरह से अपनी रणनीति को बनाना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये अधिकतर विषय अनजाने में, इस देश के पत्रकारिता में तो दादा माखनलाल जी के ही संस्कार हैं, जिन्होंने वो पंक्तियां रची थी कि मुझे फेंक देना, तुम मुझे तोड़ लेना, तुम वनमाली फेंक देना उस पथ जिस पथ जाएं शीश चराने वीर रने। तो ये जो संस्कार हैं वो हमारी इस पत्रकारिता में जीवंत है। आवश्यकता है उस चिंतन की, और मैं बधाई दूंगा TV27 को, मैं बधाई दूंगा केजे सुरेश जी को, जिन्होंने संस्थान के इस विश्वविद्यालय के द्वार भी आमजन और समाज के लिए खोले, और TV27 जैसे समूह को, जिसने अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को न सिर्फ प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया, अपितु राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा। मैं आज सम्मानित होने वाले आज जिन सभी प्रतिभागी हैं उन सबको भी बधाई देता हूं और TV27 समूह से आग्रह करता हूं कि इसको अपनी वार्षिक, आपकी जो भी चर्या हो उसका हिस्सा बनाएं
ताकि और लोग अधिक से अधिक प्रेरित होकर इस तरह के सकारात्मक और प्रासंगिकता की ओर बढ़ें। केजे सुरेश जी, मैं पुनः कहूँगा, आपको सुन के बहुत आनंदित हुआ। आप इसी तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारिता की अलख जगाते रहें और एक वो नई पीढ़ी तैयार करें जहाँ पे एक केजे सुरेश नहीं, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केजे सुरेश जी हमें मिले। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ा देवीय सुखद संयोग है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का ये पवित्र परिसर है और इस गुरुकुल के कुलगुरु यहाँ विराजमान है। ये शब्द ही हमें सारी महत्वता को प्रदर्शित कर देते हैं कि ये गुरुकुल है और इसके सम्मानीय कुलगुरु यहाँ विराजमान हैं। ये शब्द ही हैं जो जीवन को सार्थकता की तरफ ले जाते हैं। किसी ने कहा है कि इस धरा पर अगर सर्वाधिक पवित्र कोई शब्द है तो वह ओम है। ओम इसलिए है कि सृष्टि का पहला नाद ब्रह्मनाद जो भी है, ओम से ही जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ओम से ही उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए किसी विद्वान पत्रकार ने उसके बारे में और अलग अलग शब्दों में कहा, तो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठता को धन्य करने के लिए कुछ शब्द बने, वो हैं, इस तरह पर कहा गया है, जियो और जीने दो। लेकिन चूंकि पत्रकारिता बुद्धि जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है तो उन्होंने कहा इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ है जीने दो और जियो। तो वास्तव में हम जो काम कर रहे हैं आज, वह जीने दो और जियो के सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पवित्र वातावरण में आज हम जो चिंतन कर रहे हैं वह एक इसी तरह की दिशा की तरफ हम सबको ले जा रहा है। आदरणीय केजे सुरेश जी के बाद आदरणीय आशीष जी ने इतना अच्छा हम सबका मार्गदर्शन किया है। मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी को तो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मंच का आदेश, इसलिए मुझे उसका पालन करना है। आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि ये सारे विचार आते कहाँ से हैं लोगों के अंदर, कि एक तरफ हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वही कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो देश को नुकसान करने वाले, अपने राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले विचारों की एक श्रृंखला खड़ी होने लगती है। ये कहाँ से पैदा होते हैं? तो मुझे लगता है ये मुंबई जैसी जगह में 18वीं और 22वीं मंजिल पर बैठ करके हाथ में स्कॉच लेकर के और कैक्टस के पौधों को बगल में रख करके जब कृषि के ऊपर कुछ लिखते हैं तो वहीं से विचार पैदा होते हैं। और ये लोग जो करते हैं ऐसा नहीं है वो जानते नहीं हैं। हम सबको महाभारत का वाक्य ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के पास दोनों जाते हैं, पांडव जाते हैं और दुर्योधन जाते हैं, दोनों की चर्चा होती है और दोनों की चर्चा में एक बात होती है तो दुर्योधन बोलता है कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति में नहीं, इसलिए वो मेरे स्वभाव में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि इनकी प्रवृत्ति भी वही है कि वह जानते हैं लेकिन प्रवृत्ति में ना होने की वजह से वह नुकसान करने लगते हैं राष्ट्र का। वो विरोध करते करते यह नहीं समझ पाते हैं मैं किसके बारे में गलत बोल रहा हूँ। व्यक्तियों का विरोध करते करते वो राष्ट्र के विरोध पर कब चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। मेरा कहने का आशय इसमें यही है कि कई बार हम लोग एक मिशन के लिए काम करते करते ऐसा लगता है कि जमाने की दौड़ में पीछे हो गए। हम एक उद्देश्यपरक पत्रकारिता करते हैं, हम एक पत्रकारिता के लिए जीते हैं और हम देखते हैं कि बड़ी कार बड़े महल लोगों के दिखते होंगे, लेकिन हम सत्यता के साथ जीते हैं। आज नहीं तो कल, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, आप जिन मान बिंदुओं को लेकर के चले हैं, जो विचार आपने किए हैं, जो राष्ट्र के लिए आपका समर्पण है, उसका पूरा मूल्य होगा और जो आप सोच रहे होंगे वो सारी चीजें आपके कदमों में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सत्य है। केवल कुछ व्यवस्था परिभाषाओं की वजह से सत्य का रास्ता ना छोड़ दें, ये हमें तय करना है। तो मुझे लगता है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय TV27 जो आज यहाँ एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करा रहा है, शायद इसी उद्देश्य के लिए किया गया होगा। मैं भी सामने बैठे बैठे सोच रहा था कि TV24 तो मैंने सुना है 24 घंटे होते हैं, ये 27 कैसे होगा। फिर मुझे लगा कि मालवीय जैसा विद्वान व्यक्ति, जो एक मालवीय नाम ही विद्वत्ता का पर्याय होता है, महामदन मालवीय से अगर उसकी शुरुआत करें तो उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा होगा। फिर मुझे बैठे बैठे विचार में आया 2 और 7 को जोड़ते हैं 9 होते हैं, 9 पूर्णांक होता है, पूर्णांक ही सब कुछ की समृद्धि का प्रतीक है।
तो ये सोच करके उन्होंने पूर्णतः, जब 9 शब्द आता है तो संपूर्ण पवित्रता के साथ आता है। तो मुझे लगा इसीलिए मालवीय जी ने सोचा होगा, जैसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 2 मिनट में अपनी बात को भी समाप्त करूँगा, क्योंकि आदरणीय के.जी. सुरेश जी का बोलने का मेरे जैसे आदमी को तो अधिकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, मुझे अज्ञे की 2 पंक्ति याद आती हैं। अज्ञे ने कहा था, बड़ा लक्ष्य क्या होता है पूछा मेरे मन ने। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, श्रेय राम का, दोष हमारा, यह प्रवृत्ति कल्याणी। अज्ञे ने कब कहा, किसके लिए कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सभागार में बैठे हुए आप सब लोगों के लिए ये अज्ञे के मुख से निकली हुई वाणी होगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य कैसा है, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। बड़ा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है तो उसके लिए तपस्या भी बड़ी लगेगी। तो ये एक एक शब्द हमारे लिए पाथे है, और मैं मानता हूँ हम सब इन सब विचारों को उतारेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमने एक साधना का मार्ग अपनाया है, राष्ट्र को शिखर पर ले जाने का मार्ग अपनाया है। हम एक ऐसे काम को करने जा रहे हैं जो वास्तव में चुनौती भरा है। आज से करगिल की लड़ाई से पहले मैं देखता था कि सैनिक के साथ कंधे से कंधा लगा करके अगर कोई गैर सैनिक खड़ा था तो वह पत्रकार था। सबसे पहले तो मैं ये माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि हमारा भोपाल का, इस मध्य प्रदेश का और हमारे देश का, और पत्रकारिता के मामले में पूरे एशिया के, इस विश्वविद्यालय को मैं पहले तहे दिल से नमन करता हूँ कि जिसने इतने सारे पूरे विश्व को इतने पत्रकार दिए कि जो अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे और हम सबको यहाँ पे संचालन करने का और कुछ ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा सुअवसर का मौका मिला। इसके साथ साथ यहाँ के हमारे कुलगुरु, जिन्होंने कि अपना ज्ञान इतना अविश्वसनीय ज्ञान दिया कि जो कहीं और जाके नहीं मिल सकता पत्रकारिता के मामले में। और यहाँ के गुरुजनों में भी जो क्लासेस, लेक्चर यहाँ पे दिए पत्रकारिता के लिए, जो कि हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। और आप सभी के ज्ञान, इस ज्ञान की वृद्धि हुई होगी इसमें। साथ साथ हमारे माननीय बीजेपी के वरिष्ठ मीडिया प्रभारी आशीष जी और राघवेंद्र जी, जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और इनके पास इतना वर्क भार होते हुए भी, क्योंकि इनको तो पूरा सभी चैनलों का, पूरा मध्य प्रदेश का, पूरा देश का मीडिया का प्रभार है इनके ऊपर, पूरा देखना है। और उसके इतने व्यस्त होने के बाद भी हमारे लिए कुछ पल निकाले, और यहाँ आके हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पत्रकार महोदय जो पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे देश से आए हुए हैं, जिन्होंने पूरा एक दिन का समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाने में हमारी मदद करी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन सर।